अस्सलाम वालेकुम जी, पार्ट 2 के लिए। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा फ्रेंच वनीला पे। सवाल तो मैंने पढ़ा ही दिया था। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को करते हैं पहले फटाफट, ठीक है। मांगा सिर्फ क्या गया है, जर्नल एंट्रीज। भाई बोर्ड मिटा दें, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब लेसी का सवाल जब कर रहे होंगे तो सिर्फ लेसी का कर रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2019 पे तो एफवीवीएल ने, लेसर ने परचेज की है मशीन जिसकी यूजफुल लाइफ 8 साल है और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन है। ये मैं लेसर वाली बातें अभी कर रहा हूँ, लेसी वाली कोई नहीं आई। अब आई लेसी की बात। 1 फरवरी 19 पे एफवीएलएल एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद कॉटन कैंडी फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 2.5 साल, जो कि 1 मार्च से शुरू हो रही है लीज। यानी कि 1 फरवरी को सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, 1 मार्च से लीज शुरू हो रही है। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ 3rd क्वार्टर। अब लीज 2.5 साल की, रेंटल क्वार्टरली है तो 1 साल में 4, 2 में 8 और 2.5 में 10 क्वार्टर्स हैं, लेकिन पेमेंट्स 8। और मिस भी कौन सी पेमेंट्स हैं, पहले 2 क्वार्टर्स की। अभी भी किया है सवाल, पास पेपर कहाँ से बनते हैं, ठीक है। फिर FVLL इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लिसिट रेट 15% विच इज नॉट नोन टू लेसर। तो फिर लेसर अपना लेसी फिर अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा 16%, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल इनकी हो गया। ऑन 1 अप्रैल CLL कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन एट अ कॉस्ट ऑफ, अब लेसी ने इंस्टॉलेशन भी किया और फिर उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब सवाल में आईडीसी नहीं है आज, सवाल में क्या है, इंस्टॉलेशन। तो चाहे आईडीसी हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, चाहे पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग हो, ये वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आते, ये लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होते हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा आगे कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। तो लीज पेमेंट्स वर्किंग 1, लीज पेमेंट में मैं यूं लिख रहा हूं, पहला किराया कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, फिर 12 के 1 2 3 4 5 6 7 8 90, ठीक है जी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी है हमने, तो उसके लिए आपको पता है हमारी आदत है, हम अपना अमाउंट स्केड्यूल पहले बना लिया करते हैं। तो डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम हम सिर्फ बना लेते हैं। लीज स्टार्ट हो रही है 1 मार्च 2019, पहली लाइन खाली। किराए एरियर में है और क्वार्टरली है, तो मार्च अप्रैल मई जी 31 31 आप 10 दे रहना मैंने, ठीक है। पहला किराया कोई नहीं, फिर जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर, अब आ गया किराया। फिर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे क्या, नहीं सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी, 29 से 20 के अंदर था, मतलब ये भी माफ़ी नहीं है, इससे क्या होगा। अच्छा जी 29 फरवरी 20 12, फिर मार्च अप्रैल मई जी 31 मई 20, फिर जून जुलाई अगस्त, फिर कितने हो गए, हाले भी रहने देने, फिर और कोई पीओ शीओ, कोई जीआरवी, कुछ नहीं है, चलो वैसे ही सारा बना दिया, जरूरत नहीं थी। अब ये 12 वाले 8 किराए एन्युटी के फॉर्मूला में पड़ जाएंगे, लेकिन एन्युटी के फॉर्मूला ने इनको एक पीरियड पीछे ला के छोड़ना है, फिर यहां से इनको उठाकर
2 पीरियड्स पीछे ले जाएं, आपकी मर्जी है। अगर आप क्वार्टरली रेट पे चल रहे हैं, रेट आपने वो लिया, और अगर आप सिंपल डिस्काउंट कर लें तो हाफ ईयर। चलो ये देख लेते हैं। अब सबसे पहला स्टेप तो क्या कर लें, हम इन 12 वाले किरायों को, एनुटी का फॉर्मूला तो लगाएं ना, तो 1 माइनस 1 पॉइंट, अब इधर आए, रेट है 15%। ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि लेसी को ये पता ही नहीं है, तो फिर कौन सा रेट यूज करेगा लेसी, 16। लेकिन ये 16% पर एनम है। हमने इसको क्या करना है, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कर दें या डिवाइड बाय 12 करके हम इंटू 3 भी करते होते हैं, आंसर इज 4%। तो ये क्वार्टरली रेट हमने यूज कर लिया, 1.04 रेज टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.04। अब इसका जो आंसर होगा वो इन सारे कैश फ्लोज को यहां 31 अगस्त 19 पे ले आएगा। अब इसको हमने क्या करना है जी, यकम मार्च 19 पे लाना है। अब देखो, हमने जब क्वार्टरली रेट यूज किया हुआ है तो 31 अगस्त 19 से यकम मार्च 19 पे लाने के लिए बीच में कितना अरसा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने हैं, या 6 महीने कह लो या 2 क्वार्टर कह लो। अब जब रेट क्वार्टरली ही चल रहा है, करने वाले तो यूं भी कर सकते हैं कि इसको 8 वाले रेट से सिंपल डिस्काउंट कर लें, सालाना वाले सालों में साल पीछे ले आए। लेकिन मैं कहूँगा कि जब एक रेट 4% चल पड़ा ना, आसानी इसी में है कि उसी से ही सिंपल डिस्काउंट करो। तो इसको क्या कर दोगे, इंटू 1.04 माइनस 2 क्वार्टर पीछे ले आओ, क्योंकि रेट क्वार्टरली है। और अगर यहाँ 8% ले लेता कोई बच्चा तो -1 कर देता। ये बात समझ आई? आंसर बता दो। 74.69। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, तो लीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, 74.69 पीवी ऑफ एलपी। ठीक है जी। इंटरेस्ट बना, एरियर वाला सवाल है, कितना इंटरेस्ट बना 4% के हिसाब से 2.99, जीरो रहा, तो यहाँ पे 74.69 प्लस 2.99 हो गया 6। फिर इंटरेस्ट लगाओ 3.11, जीरो आया ना, तो यहाँ पर 77.68 में प्लस करो 3.11, अब इसमें ऐड हो गया 80. ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट 3.12 में से इसको करो माइनस जी, 8. यहाँ पे लगा दो यार, ये अच्छा 8.77 और बैलेंस 7.02। चेक कर लें एंट्रीज, 31 दिसंबर 2019 वाले साल की करनी है। तो अभी हम 31 दिसंबर 19 पे नहीं पहुंचे, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले इंटरेस्ट को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर वाले साल का इंटरेस्ट जो है वो दिसंबर जनवरी फरवरी वाली इस जगह पर नज़र आएगा। तो उस वक्त ज़रूरत पड़े तो उस वक्त कर लेना, मुझे समझ आ रही है तो मैं तो अभी कर रहा हूँ। क्या ख्याल है? तो इंटरेस्ट 88, आगे की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट बनानी है कोई, बोलो कि मुझे प्रिंसिपल जो है वो करंट और नॉन करंट अलग करना पड़े, तो बस ठीक है, इंटरेस्ट चाहिए, वो भी उस वक्त जरूरत पड़ने पर लिख सकते थे हम। ठीक है, चलें जी। अब जर्नल एंट्रीज करते हैं जी। जर्नल एंट्रीज हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, यकम जनवरी 19 पर राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, यकम जनवरी 19 राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 74.69। फिर इसके बाद कोई आईडीसी है, दिल कर रहा है
हाँ इंस्टॉलेशन, आईडीसी चलो नहीं है, चलो वो आ गया। अब इंस्टॉलेशन है, पूरे सवाल में इंस्टॉलेशन को लिफ्ट ही नहीं कराई, सारा गड़बड़ हो गया। इंस्टॉलेशन ना वर्किंग 1 में आती है ना वर्किंग 2 में आती है, तो बारों बार जर्नल एंट्रीज में आती है, और इसकी एंट्री होती है राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, सेम एंट्री, बस आईडीसी नहीं है, ये क्या है, इंस्टॉलेशन 4 से। अच्छा, और अगर पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग मतलब डिसमेंटलिंग आ जाए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो भी राइट ऑफ यूज में डेबिट होनी है, लेकिन बस कैश क्रेडिट नहीं होना उसका, क्योंकि वो तो 2 4 6 साल बाद जाके डी इंस्टॉल करना होता है ना, तो वो फिर पेएबल बनाते हैं। क्या करते हैं वो, राइट ऑफ यूज डेबिट पेएबल क्रेडिट। बहरहाल वो जब आएगा तो देखेंगे जी। हाँ तो यकम जनवरी क्यों लिखा फिर आप लोगों ने, यकम मार्च यहां से भी गलत है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, तो ये भी यकम मार्च सही है ना, ये भी यकम मार्च होना था, ये भी तो यकम जनवरी नहीं था। आप लाओ नेक्स्ट, एक मिनट, यकम फरवरी को एग्रीमेंट हुआ है, किस दिन एसेट लीज पे देना है, अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ाई वैसे, लेकिन जबानी बताई हुई है, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम मार्च। इस दिन सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि कॉटन कैंडी को वो नॉन कैंसिलेबल 2.5 साल पर लीज पे एसिड देंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम मार्च, यानी एसिड किस दिन मिलेगा उनको, यकम मार्च। तो ये कमेंसमेंट डेट है, यकम फरवरी बेसिकली इंसेप्शन डेट है, लेकिन हमने एंट्रीज उस दिन से शुरू करनी जिस दिन से अंडरलाइंग एसेट हमारे हवाले होता है, ठीक है। अब 2.8, अच्छा सॉरी इधर आ जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, यकम मार्च हो गया, यकम अप्रैल हो गया, अब आ गया 31 मई। 31 मई कर रहे हैं एंट्री, कुछ नहीं होता। 31 मई 2019 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया, कितना जी, 2.99। फिर उसके बाद 31 अगस्त 2019 पे फिर वही काम हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब हम नहीं इसकी परवाह करते कि हमारे साल में 1 एंट्री है, 2 है, 3 है, क्योंकि हमने तरतीब एक रखी होती है सवालों की। हाँ जब बैलेंस शीट पीएनएल बना रहे होते तो मिसाल के तौर पे, तो आप फिर कहते हैं मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो फिंगर थंब अप्रोच पे यहाँ तक आते तब भी काम ना बनता, क्योंकि 1 महीना फिर भी रह जाना था, वो दिसंबर आगे पड़ा होना था, पीएनएल बना नहीं रहे इस सवाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, 30 नवंबर 19 पर कैश पे हुआ, तो फिर सबसे पहले इस पेएबल को, अब ये आपने होमवर्क में जो सवाल करना है ना उसमें ये मामला है 2 वाला, तो होमवर्क में हो जाएगा सवाल, तो होमवर्क वाला सवाल मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। पेएबल 2 दफा क्रेडिट हुआ था, उस पेएबल को डेबिट करोगे जब, तो ये दोनों को ही डेबिट करना पड़ेगा, ऐसे शो करोगे आप 2.99 प्लस 3.11 जी 6.1, तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। फिर इस क्वार्टर का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो 3.23। फिर लीज लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकालना होता है, तो उसको लिख लो, लीज लायबिलिटी जो डेबिट होना है, अभी बैलेंसिंग निकालेंगे, कैश को पहले लिखना पड़ेगा, कैश कितना पे किया 12, तो बैलेंसिंग 2.67, ठीक है जी, हो गया काबू, बोलो। अच्छा अब जनाब ईयर एंड हो गया, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट हमारे साल के 1 महीने का रहता है, यकम मार्च से 30 नवंबर तक का इंटरेस्ट तो ये आ गया, चेक करो 2.99, 3.11, 2.32 ये, लेकिन ये 30 नवंबर तक का है, दिसंबर वाला महीना तो अभी भी रहता है। पास्ट पेपर में यही फनकारियां करता है, बस ध्यान से देखने की बात है। तो फिर 1 महीने का इंटरेस्ट कौन सा महीना, दिसंबर वाला, कहाँ पड़ा है, तो हमने कहा जी 30 नवंबर, यकम दिसंबर से 29 फरवरी तक के 3 महीनों का इंटरेस्ट 29 फरवरी पर नजर आ रहा है, इसमें 1 महीना हमें चाहिए, तो फिर 31 दिसंबर 2019 पर आपने एंट्री पास की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब ये 2.88 जो है वो 3 महीनों का है, आपको 1 महीने का चाहिए 96।
और तो कुछ नहीं करना। डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन वाला भी ये केस हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करनी है, लेकिन राइट ऑफ यूज 74.69, ये कितने महीनों की लीज है? महीनों पे जरा आसानी हुई थी, हमें याद है ना। ये है 2.5 साल की लीज। 2.5 साल का मतलब 12 और 12 24 और 6 30 महीनों की लीज है, डिवाइडेड बाय 30 मंथ्स किया। अब ये मंथली डेप्रिसिएशन बन गई। अब ये एसेट हमें मिला है यकम मार्च को, तो फिर मार्च से दिसंबर तक, तो इनटू 10 मंथ्स कर दिया आपने। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। डेप्रिसिएशन में अभी इंस्टॉलेशन भी तो थी, पर उसका मसला ये था कि वो 4 मिलियन है, 64, ये जनाब आई कब? यकम अप्रैल को। तो अब इसके तो पूरे 30 महीने ही नहीं थे, और इस साल में तो इससे ज़रा थोड़ा सा हमें ये हो जाता था, मंथली में आसानी थी, तो मैंने इसीलिए ऐसे सिखाया था। बाकी ईयर्स में भी कन्वर्ट करना उस दिन सिखाया था, पर ज़रूरत नहीं है, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। ओके जी। अब लेसर का सवाल। भाई तेज़ तो नहीं किया सवाल मैंने, तेज़ वैसे बनता था करना अगर किया भी है तो, क्योंकि ये सवाल तो समझो आप काफ़ी दफ़ा कर चुके थे, बस उसको इधर पास पेपर में देखा है। थोड़ी फनकारी क्या आ गई, क्वार्टरली हो गया, ऐसे क्वार्टर अजीब सा बना दिया। 1 महीने का इंटरेस्ट भूल रहे होंगे शायद, आप क्लास में किया हुआ होगा, पर्चे में भूल सकते हैं, ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है। नंबर से कितने? 15। अब आधा काम हो गया, आधा रह गया। अब आते हैं हम अपने लेसर की तरफ। लेसर का सवाल हो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है आपको? नंबर 1, क्या लीज टर्म के एंड पे लेसी को एसिड मुफ्त में मिल रहा है? कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या कोई पैसे पूसे दे के मिल रहा है? ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या लीज टर्म यूजफुल लाइफ के सब्सटेंशियली इक्वल है? यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन थी। शुरू में देखो पहला येलो। अब येलो किसके लिए पढ़ रहे हैं हम जी? तो ये तो 31% है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? नो। अच्छा, क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है? अच्छा, अब पीवी ऑफ एलपी निकल सकती है, जरा पॉज करिएगा। पीवी ऑफ एलपी निकल सकती है क्योंकि सवाल के अंदर उसने ये इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है। लेकिन क्यों ना एक बार सादा वाला काम ही कर लें? ये लाजमी कर लिया करेंगे टेस्ट लगाते हुए। लीज पेमेंट तो मुझे पता है कितनी है। लीज पेमेंट कितनी है? ये लीज पेमेंट ही तो है, ये उसने पे करनी है, दूसरे ने रिसीव करनी है। अब 96 क्या है? लीज पेमेंट, नॉट पीवी ऑफ एलपी बट लीज पेमेंट 96, और इसको डिवाइड करें फेयर वैल्यू से। सवाल में गिवन है कितने का खरीदा था इसने? 200 का। तो ये तो कितने % बना? तो जब लीज पेमेंट ही सब्सटेंशियली इक्वल नहीं हो रही तो पीवी ऑफ एलपी तो इससे भी नीचे चला जाएगा, और अगला भी नो। इसका मतलब ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग लीज का असूल क्या है? आया कमाया घिसाया वाला काम करना है। बोलो। अब यहाँ पे मैंने वर्किंग नंबर, अब 2 करनी है तो कर लें, डेट पहले ही पता लग गया, और इंस्टॉलमेंट्स वही उठाकर इधर लिखना है जी। पहला किराया कब? मैं यूं लिखूंगा, एरियर वाला सवाल है ना, तो पहला किराया बनता कब था? 31 मार्च मई, अच्छा 31 मई 19। कितना आया? कोई नहीं, ये ऐसे ही है। तो 0 से एंट्री कराऊंगा आपको कैश आया की, क्योंकि रेंट कमाया तो आना ही आना है। तरतीब नहीं छोड़ रहे, सवाल जो मर्जी करता रहे, हमारी अपनी एक ही तरतीब है। जो मर्जी कर दो सवाल, जो मर्जी आए सवाल करता रहे। अब हमारे साथ हमने तो आया कमाया घिसाया, ठीक है। फिर जी 2019, फिर वहीं से देखते जाए। अब 30 11 19 12 आ गया, फिर 29 2, अच्छा 29 2 20 12, जल्दी
हालांकि ज़रूरत नहीं आगे जाने की, पर चलो ज़रा एक दफ़ा देख लें, क्योंकि टोटल वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 96 डिवाइडेड बाय, बस 8 नहीं करना, 96 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स। चलो कर लो कर लो कर लो, ज़बानी हो सकता था, लेकिन अभी आप इतने एक्सपर्ट चलो नहीं हुए। चलो जी, 31 8 20, फिर 28 2 21, फिर 21 5 21, फिर 31 8 21, मुका दो, मुक गए, टोटल 96। अब हमें चाहिए रेंटल इनकम, लेकिन पर ईयर नहीं, पर 6 मंथ नहीं, पर क्वार्टर। ओके जी, अब क्वार्टर 8 नहीं है, क्वार्टर 10 ही है, इसलिए यहां पे आपने 96 को डिवाइड करना है 10 से, आंसर आ गया 9.6 पर क्वार्टर। अब मिस्टर लेसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी पास पेपर का? 11, पेज नंबर। फॉर द ईयर एंडेड, इसका ईयर एंड तो 31 दिसंबर ही है ना, कोई नवी मुसीबत भी पै सकती सी, ये हो सकता था इसका ईयर एंड बदल देता, ठीक है, चलें खैर शुक्र है नहीं बदला, आसानी है, तो 31 दिसंबर 2019 वाला साल है। आसान हो गया ना काम, प्रैक्टिस करके इतनी आया पास पेपर में, आसानी है। बस ये थोड़ा सा जिन बच्चों का लेक्चर मिस था उन्हें शायद मसला हुआ हो कि ऑपरेटिंग लीज से, कि नहीं हुआ, कुछ समझ आ रहा है। चलो यकम, अब यहाँ पे वो डेट ऑफ परचेज लो, यकम जनवरी 19 एसेट खरीदा इसने, ठीक है, तो यकम जनवरी 19 पर पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, फेयर वैल्यू 80 थी गाले में, हाँ अच्छा वो और सवाल 200, फिर उसके बाद एसेट लीज पर दिया तो है, लेकिन कौन सी वाली लीज पर दिया है? तो ऑपरेटिंग लीज में एसेट लेसर अपनी किताबों से निकालता नहीं है। अच्छा, उसके बाद कोई आईडीसी इसने पे की हो, कोई इंस्टॉलेशन इसने तो नहीं कराई, नहीं, बस फिर कहानी शुरू होगी अगली, क्या? कैश आया, किथे गया, आया थे किथे गया, अच्छा 0 है, कैश आया, यही एंट्री होगी ना, क्योंकि लीज पर देने की इसने कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इसकी अपनी किताबों में ही है ये एसेट, ठीक है। तो कैश आया 31 मई 19, एंट्री कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, ऊपर लिखना भूल गए नीचे लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, पर्चे में भी 0 से एंट्री कर दें तो खैर, अपनी तरतीब नहीं छेड़ रहे हम। कैश आया, देन अब एरियर है ना, एरियर मसला ही कोई नहीं, रेंट कमाया, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, ये जनाब वर्किंग नंबर 2 से उठाई आपने 9.6। फिर जी 31/8/19 कैश आया, कैश डेबिट नहीं आया, फिर भी आया 0, और फिर रेंट कमाया 31/8, एरियर वाला उल्टा आसान हो जाता है जी, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। ये ना आप लोगों का होमवर्क वाला सवाल था, पर मैंने कहा चलो कॉन्टिन्यूटी में कर जाएं। वैसे घर पे किस किस ने ट्राई किया था? हो गया था? गलतियां तो नहीं हुई? हुई, चलो गलतियां होना बहुत मुबारक बात होती है, क्योंकि वो फिर बाद में ज़िंदगी में होती नहीं है। अभी मैं पहली बार मैं ही कराता तो आपने नोट कर ही लेना था। फिर कैश आया 30/11/19, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितना 12, अब आ गया कैश। देन जी रेंट कमाया, वो सेम ही आ रहा है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट जी 9.6। उसके बाद अब एसिड घिसाया की एंट्री रह गई है, लेकिन हाँ जी 1 महीने की ये वो एक्सपेंस बुक कर रहा था, तो इसको क्या बुक करना पड़ेगी? इनकम। 1 महीने का रेंट ये कमा चुका है, बस आया नहीं है।
लेकिन अब इस वक्त आया वाली एंट्री साथ नहीं करनी, आया वाली एंट्री नहीं करनी, क्योंकि वो सिर्फ किस दिन होनी है, जिस दिन कैश ने आना होता है, ठीक है ना। अब सिर्फ हम ये एडिशनल एंट्री एक, तो ये पर्चे में ऐसे इक्का दुक्का चीज ऊपर नीचे होती है बस। तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट करेंगे, लेकिन कितने से, 9.6 को डिवाइड कर देंगे, क्वार्टरली इनकम है ये, समझ आती है, 1/3 कह दें, 3.3 2 डेप्रीसिएशन इसने भी करनी है, पीपीई की डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, पीपीई की कॉस्ट है 200, यूजफुल लाइफ है 8 साल, रेजुअल वैल्यू तो बता दो, जरा उधर से लिख के लाना पड़ेगा फिर बस जी। 200 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 साल, और ये चूंकि 1 जनवरी को ही आ गया था तो इसने पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, बोलो 23। अब बच्चों के जहन में वो सवाल, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, वो सवाल आएगा, ये तो कोई बात ना हुई, दोनों ही डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई ठीक है ना, मसला क्या है। लेसी साहब जो है ना, वो अपने राइट यूज के राइट को डेप्रीशिएट कर रहे हैं जो उन्हें 2.5 साल के लिए मिला है, ठीक है, और लेसर अपने पीपी को कर रहा है। फिर मैंने वो कहा था एक लीज ऐसी भी आएगी एक दिन कि लेसर अपनी किताबों से निकाल देगा और लेसी रिकॉर्ड नहीं करेगा। आप कहोगे एसिड कहाँ है, मैं कहूँगा हवा में, क्योंकि हमने हर एक को अलग अलग सोचना होता है, ये अलग अलग लोग हैं, एक ही बंदा लेसर और लेसी तो नहीं ना हो सकता, तो हर एक की अलग अलग अकाउंटिंग है। ओके, सही हो गया। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है डेटॉल वाला सवाल तुसी कर लोगे, आईडीसी ना हुई थे। देखो भाई, ऑन 1 जनवरी डीएल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय फॉर 3 years, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 35 की है और सारी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू इंक्रीज हैं। फिर जी अच्छा, उसके बाद डीएल इनकर्ड आईडीसी, डीएल कौन है, एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, लेसी है, कोई बात नहीं, एज एन इंसेंटिव फॉर टू डीएल फॉर एंटरिंग इनटू लीज एलएल रीइंबर्स्ड। अब ये रीइंबर्समेंट नहीं है, ये बेसिकली आईडीसी ऑफ लेसर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पार्ट ए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, नॉट पार्ट बी, ठीक हो गया। पार्ट बी के लिए लेसर है, पार्ट ए में सिर्फ चेक करो क्या है, प्रिपेयर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डेटॉल, स्टेटमेंट पीएनएल और बैलेंस शीट। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ लेसी वाला सवाल करना है। लेसर की आईडीसी है तो हमें क्या, हमने तो करनी जो नहीं है, वो पार्ट बी के लिए है। एल हैज इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11 विच इज नॉट नोन, इसका मतलब वो लेसी यूज आप अपने सवाल में यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। रेजुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 30, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड 20। ये जीआरवी है, जीआरवी है। अब सोचेगा तो इसकी अपनी सोच गिवन नहीं है, तो लेसर वाली सोच ही इसकी सोच अज्यूम करते हुए हम कहेंगे एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 है। अब ये किसका सवाल चल रहा है, लेसी का, तो यूजीआरवी को तो साइड पे ही कर दो, जीआरवी भी क्या हो गई 0, बट ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, ये पता लग गया। डन। डीएल इज ऑब्लाइज्ड टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 4 million, ठीक है, एट द एंड ऑफ लीज। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, ये सवाल मैंने नहीं करवाया, इसी में करवाना है पहली बार, कल करवाऊंगा, आज तो आप करेंगे। आगे कहता है डिस्काउंट रेट 12, जहां कहीं ना कोई और रेट मिले यूज करने वाला जो असल में होता है, तो ये कर लेना। मतलब आप लीज को भी पीवी निकालेंगे इसी 12% पे, क्योंकि लेसी को तो 11% का पता ही नहीं है, और इसको डिस्काउंट करने के लिए भी यही यूज कर लेना। ये इसके अलावा भी रेट दे सकता था डिफरेंट, यानी ये डिस्काउंटिंग के लिए अलग रेट देता, लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अलग दे देता, तो फिर भी हमें पता होता। लेकिन अभी तो क्या कह रहा है, 12% यूज कर रो, assumed wherever required but not given। तो हमें लेसी के सवाल में रेट रिक्वायर्ड था इम्प्लिसिट, वो गिवन नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं है, तो फिर क्या करें, लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करे, वो भी गिवन नहीं है, तो फिर 12% कर लेना। ओके, एक्सट्रैक्ट्स बना लोगे, भाई यही होमवर्क में है, उसके अलावा छोटे मोटे ऊपर सवाल भी होमवर्क में दिए थे। ओके, अल्लाह हाफिज।